Okay, hi guys. Hello, sir. Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. All right, ठीक है. So, वेलकम टू टुडेज सेशन. आज के सेशन में इन डिटेल जो भी एनडीए की प्रोसीजर है या फिर जो भी सिस्टम मतलब एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों को अपन इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से एग्जैक्टली शुरुआत होती है इस एग्जामिनेशन की, कौन कंडक्ट करता है, साल में कितनी बार होती है, क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या लेवल की एग्जाम होती है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट यू शुड स्टडी, कट ऑफ्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड इन सब चीजों के ऊपर आज बात करेंगे. द सेशन इज नॉट गोइंग टू बी टू लॉन्ग, विल बी कीपिंग इट क्वाइट शॉर्ट, है ना. तो एकदम स्पेसिफिक यहाँ पर अपन एनडीए के एग्जाम की बात करेंगे. नाउ दैट सबसे पहले now that this exam has opened up for the female candidates as well, so there is a lot of speculation in the market कि स्पेशली अभी नवंबर अटेम्प्ट ही अलाउ कर दिया है फीमेल के लिए, ठीक है. तो नवंबर अटेम्प्ट अलाउ कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेल कैंडिडेट्स की सीट्स रिड्यूस हुई है. सबसे पहले तो ये धारणा कई लोग अपने मन में से निकाल सकते हो कि मेल कैंडिडेट्स की सीट्स रिड्यूस नहीं की है उन्होंने, ठीक है. अभी बस फीमेल्स को प्रोविजन दे दी है, एंट्री दे दी है ना, बट दे हैवंट रिड्यूस्ड. वन सेकेंड. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक एंड फिर जैसे जैसे जो जो डिटेल्स आएंगे फिर वो हम समझने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, ओके देन. I'll share the screen. सो एनडीए इन अ नटशेल, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही क्रिस्प तरीके से अपन कोशिश करेंगे कि एनडीए की पूरी प्रोसेस को समझने की. सबसे पहले तो ये एग्जाम जो है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि 12th के बाद डायरेक्टली आपको मौका मिलता है कि ट्रेनिंग लेने का, एंड देन यू कैन गेट कमीशन इनटू योर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स, वेदर यू वांट टू गेट इनटू आर्मी, वेदर यू वांट टू गेट इनटू द नेवी, वेदर यू वांट टू गेट इनटू द एयरफोर्स, राइट. तो ये जो डिफेंस की आपकी जर्नी है उसका सबसे पहला एग्जामिनेशन और एक बहुत ही अच्छा लेवल का एग्जामिनेशन आप एनडीए का दे सकते हो, वेदर यू आर इन 12th और यू हैव पास्ड आउट ऑफ 10th, है ना, 12th तब तक आप ये एग्जाम दे सकते हो, राइट. ओके, सो इसमें राशि एक मिनट. Hello. Yeah. Okay. Sorry. So these are the things that we are going to discuss about in today's class. What are the important dates with respect to NDA? What are the education qualifications? What are the physical requirements? What is the syllabus of examination, scheme of examination? What are the usual cutoffs? What is the book list and what should be the preparation strategy? Okay. So these are the things that we want to discuss. So important dates are कि NDA की जो examination है ये साल में 2 बार conduct होती है ना. फर्स्ट इज द अप्रैल वाला वर्जन दैट इज नोन एज एनडीए 1. ये एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, 18 अप्रैल को 2021 में ये एग्जाम थी, एंड दिस एग्जाम इज ऑलरेडी ओवर, राइट. इसका रिटन टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, ठीक है. नेक्स्ट है सितंबर वाला अटेम्प्ट. ये एग्जाम 5 सितंबर को शेड्यूल थी, बट दिस एग्जाम हैज नाउ गॉट पोस्टपोन टू नवंबर 2021, है ना, बिकॉज ऑफ कोविड. नवंबर 2021 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था. हाँ, और इसी एग्जाम में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दे वांट टू गिव द चांस टू वुमेन फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ, राइट. तो इसी साल से अब जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 2021 नवंबर 2021 वाला भी अटेम्प्ट दे सकेंगे, राइट. सो दिस इज अ वेरी मेजर अपडेट. नाउ सबसे पहले सवाल उठता है कि सर हम साइंस में हैं, हम आर्ट्स में हैं, हम कॉमर्स में हैं, तो हम दे सकते हैं क्या एनडीए, है ना. तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्वालिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द आर्मी विंग ऑफ एनडीए, तो आप 12th किसी भी
स्ट्रीम से हो सकते हो, साइंस से भी हो सकते हो, कॉमर्स से भी हो सकते हो, आर्ट से भी हो सकते हो, अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट इफ यू स्पेसिफिकली वांट टू अप्लाई फॉर द एयरफोर्स और नेवल विंग्स, है ना, या आपको नेवल अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी के लिए अप्लाई करना है, तो यू वुड नीड टू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन योर क्लास 12 स्टैंडर्ड। मतलब पीसीबी भी नहीं चलेगा। समझ में आया? आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे आपके 12 स्टैंडर्ड में। तो इसका मतलब इन शॉर्ट, एयरफोर्स और नेवी के लिए, राइट, एयरफोर्स नेवी के लिए, एनडीए के और नेवल एकेडमी के लिए आर्ट्स वाले और साइंस वाले, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने साइंस ले रखा है, पीसीएम ले रखा है, तो आप आर्मी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एयरफोर्स के लिए भी कर सकते हो, नेवी के लिए भी कर सकते हो और नेवल एकेडमी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पॉइंट नंबर 2 इज विद रिस्पेक्ट टू एज क्वालिफिकेशन। तो क्या हम 12th के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं? क्या बिल्कुल दे सकते हो। यू नीड टू बी, एज क्राइटेरिया जो है, आप 16.5 ईयर्स से 19.5 ईयर्स के होने चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। जब भी जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो कोर्स जब शुरू होगा उस वक्त आप 19.5 ईयर्स से कम होने चाहिए और 16.5 ईयर्स से ज्यादा होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो उस लेवल की एग्जाम, उस ईयर की एग्जाम देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नवंबर 2020 वाला अटेम्प्ट देखें, नवंबर 2020 वाले अटेम्प्ट की अगर बात करें, ये वाला अटेम्प्ट, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप सब लोग आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हो। इफ यू आर born आफ्टर 2nd January 2003 and before 1st January 2006, तो you are eligible। अगर आप 2nd January 2003 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है और 1st January 2006 से पहले आपका जन्म हुआ है, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो एनडीए 2 के लिए। तो आई होप एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगा क्या रिक्वायरमेंट्स। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्योंकि बहुत डाइवर्स है, बहुत वैरिड है, तो एक पीडीएफ, जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग। उस पीडीएफ के पेज 32 से 81 तक सारा का सारा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन किया गया है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, कौन सी डिसीजेस नहीं होनी चाहिए, कौन सी डिसीजेस मैनेजेबल है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है मेन के लिए। विमेन के लिए अभी तक, क्योंकि ये एक बहुत ही सडन डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के का डिसीजन आने के बाद यूपीएससी हैड टू टेक क्विक डिसीजन बिकॉज द एग्जाम इज इन नवंबर। तो विमेन के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। ये स्पेलिंग यहाँ पे मुझसे गलत हो गई है, बट विमेन के लिए फिजिकल क्राइटेरिया अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। ओके, यस वैभव, यू हैव अ डाउट? सर आपने जैसे ये कहा नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ज़रूरी है, तो हमें ये किस फील्ड में जाना है ये पेपर से पहले फिक्स करना पड़ता है कि मतलब पेपर दे। तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है वैभव। दो चीजें होती है, एक होता है तुमसे वो तुम्हारा प्रेफरेंस मांगेंगे, अभी जब हम लोग आएंगे ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, उसमें वो तुम्हारा प्रेफरेंस मांगेंगे। ठीक है, तुम्हारा प्रेफरेंस मांगने के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस मांगना क्या है, वो तुमसे मांगेंगे। उसके बाद तुम्हारा रैंक देखा जाएगा, तुम्हारा स्कोर देखा जाएगा, एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस एंड योर स्कोर, अगर तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा है तो तुम्हें तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा। अगर तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो जो वो वहां पे मिल रहा है वो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इज दैट ओके क्लियर? सर। हाँ। यस सर। तो विमेन के लिए अभी तक फिजिकल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। ठीक है, एक और चीज है जो महिलाओं के लिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, उस पर भी आएंगे। या साक्षी? सर हम एग्जाम तो दे सकते हैं ना, फिर वो सिलेक्ट होना ना होना वो तो फिर मतलब क्राइटेरिया पे होगा ना। राइट राइट, कट ऑफ पे होगा वो। हाँ, नहीं मतलब सिलेक्शन इन द सेंस डिजीजेस ऑन एंड ऑल, हाँ 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 वेट। हाँ हाँ, एग्जाम तो आप दे सकते हो, ये आप डेफिनेटली रिटन एग्जाम तो आप दे ही सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। मेन ओके। सिलेक्शन के वक्त फिजिकल रिक्वायरमेंट्स मैटर करती है। जैसे कि आपके जो सीनियर थे देवांग, है ना, देवांग जो आपका सीनियर था, उसके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से की वजह से उसको मेडिकल एक और बार देना पड़ा, है ना। तो उसका रिटर्न हो गया था, रिटर्न में उसका मतलब काफी अच्छा रैंक आया। मैं भी जब कट ऑफ बताऊंगा तो उसका स्कोर भी बताऊंगा। तो उसको मेडिकल फिर से करना पड़ा बिकॉज उसके फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स थे उसमें एक हाथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर बाद में वो कवर अप हो गया। एंड अभी उसने ज्वाइन भी कर लिया एनडीए, अभी 4 सितंबर को ही उसकी ज्वाइनिंग थी।
वो 4 सितंबर को अब एनडीए चला गया है ना, खड़गवासला। ठीक है, अब बहुत सारे आपके डाउट्स इन द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन भी कवर अप हो जाएंगे, तो इनकेस आपके मन में कोई डाउट आ रहा है आप लिख के रख दो, आगे कवर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अपन लास्ट में सारे Q&A ले लेंगे। वैकेंसीज फॉर मेन, कमाल की बात ये भी है कि आज का जो नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी का, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने महिलाओं की वैकेंसी अभी तक स्पेसिफाई की नहीं है। कई लोगों का ये फोन आ रहा है मुझे ये डर के कि सर ये जो 370 सीट्स है टोटल, है ना, एनडीए के लिए जो 370 सीट्स डिक्लेयर्ड हुई है, तो इन 370 सीटों में कंपटीशन होगा क्या मेल और फीमेल में? तो नहीं, ये नहीं होने वाला है ना। लड़कियों के लिए अलग से सीट्स रहेगी, तो जितने भी लड़के प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लड़कियों के लिए अलग से सीट्स होंगी, कितनी सीट्स होंगी क्या होंगी वो अभी तक यूपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से नहीं आया, तो यूपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है। सिर्फ आप लोगों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने की प्रोसेस उन्होंने शुरू करवा दी है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। दूसरा, कितनी सीट्स होंगी लड़कियों के लिए इस बार के एग्जाम के लिए वो भी डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, ओके। तो वैकेंसीज एनडीए में भी होती है और नेवल एकेडमी भी होती है, तो ये जो एग्जाम है वो एनडीए की भी होती है और ये नेवल एकेडमी की भी होती है। तो एनडीए और नेवल एकेडमी में क्या फर्क है? बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका 3 साल का कोर्स चलता है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग भी होती है और आपके यहाँ पे स्टडीज भी होती है। और ये 3 साल के कोर्स के बाद आप 1 साल का जो ट्रेनिंग है, जैसे अगर आपका एयरफोर्स में है तो आपका 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल के बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी एयरफोर्स एकेडमी में। अगर आपने आर्म फोर्सेस को लिया है तो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल के कोर्स जो एनडीए में होगा, एनडीए इज इन पूना, खड़गवासला में है। ठीक है, तो ये होने के बाद आपकी 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो चलेगी आईएमए में। अगर आपने आर्म फोर्सेस लिया है, अगर आपने नेवी लिया है तो ये 3 साल के एनडीए कोर्स के बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी आईएनए में। ठीक है, अगर आपने एनडीए में लिया है, और किस तरह के ग्रेजुएशन में आपको डिग्रीज मिलते हैं यहाँ पर आपको बीएससी भी मिलता है, यहाँ पे आपको बीए भी मिलता है और बीटेक भी मिलता है फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से आपको ये डिग्रीज मिलती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चूज करते हो। ठीक है, तो ये डिग्रीज मिलती है एनडीए में। तो एनडीए के लिए इस साल लड़कों के लिए, है ना, ये लड़कों के लिए डेटा है, लड़कियों के लिए डेटा नहीं आया है। टोटल 370 सीट्स हैं इस साल, जिसमें से 208 सीट्स आर्मी के लिए है, 42 सीट्स नेवी के लिए है और 120 सीट्स एयरफोर्स के लिए है। और एयरफोर्स में फ्लाइंग भी होता है, जिनको स्पेक्स होंगे, है ना, स्पेक्टेकल्स होंगे, वो फ्लाइंग के लिए एलिजिबल नहीं है, बट वो ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल है। एयरफोर्स की जो ग्राउंड ड्यूटी है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप लोगों को स्पेक्स है तभी भी आप एयरफोर्स के लिए ट्राई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ग्राउंड ड्यूटी मिलेगा, आपको मतलब फ्लाइंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो है। अगर आपको 3 साल एनडीए में करने हैं और 1 साल आपके रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी में करना है तो उसके लिए 370 सीट्स है। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली नेवल एकेडमी में जाना है तो यहाँ पर 4 साल डायरेक्टली आप इंडियन नेवल एकेडमी में जाते हो और यहाँ पे आपको बीटेक का डिग्री मिलेगा अगेन जेएनयू से, पर इसके लिए वैकेंसी सिर्फ 30 है ना, सिर्फ 30 है। तो कुल मिला के टोटल वैकेंसीज इस बार लड़कों के लिए 400 है। ठीक है, लगभग इतनी ही होती है। तो जो 11th के स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं, जब आप नेक्स्ट ईयर में एग्जाम दोगे तो लगभग इतनी ही वैकेंसीज होंगी, है ना, लगभग इतनी ही वैकेंसीज होती है। और लड़कियों के लिए वो इस साल निकालेंगे, हमें नहीं पता कि कितनी वैकेंसीज आएगी। ठीक है, बट कुछ स्पेशल बेनिफिट जरूर है लड़कियों के लिए, वो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, आई होप वैकेंसीज क्लियर हो चुका होगा कि आपको आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एनडीए में जाने के बाद आपको कौन सी डिग्री मिलेगी। 3 साल आप एनडीए में गुजारोगे और आपका जो चौथा साल है आपके रिस्पेक्टिव एकेडमी में आप जाओगे। अब बात करते हैं मेन स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की, भाई एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, है ना, और किस तरह का टाइम ड्यूरेशन है और कितने मार्क्स। ठीक है, तो ये संजनी। सर वो नेवल एकेडमी में जो 30 सीट्स है वहां पे भी गर्ल्स का रिजर्वेशन आया है क्या? सॉरी सॉरी हेलो सर। हाँ सर जो आपने नेवल एकेडमी के बारे में बोला तो वहां पे भी गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, यहाँ पे भी गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ सर। ओके, 1 सेकेंड, हेलो, 1 सेकेंड।
एक स्टूडेंट को एक्चुअली मीटिंग आईडी और पासवर्ड मैं भेजना भूल गया था. ओके, सो एनी डाउट सो फार? अब तक कुछ पूछना है किसी को? अब तक कोई डाउट? नो सर. तो ये है वैकेंसीज को लेके. नेक्स्ट इज, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जहां पर वेदर यू आर, मतलब आप में से कुछ लोग होंगे जो कि बहुत ही पैशनेटली चाहते हैं कि यहाँ पे जाना, पर कुछ लोग होंगे जो उतने पैशनेटली मतलब उनका डिसीजन नहीं होगा कि उन्हें डिफेंस सर्विसेज में ही जाना है. बट इसकी जो रिटन टेस्ट है और इसकी जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनडीए का, और जिसके लिए इवन इफ यू आर नॉट एस्पायरिंग यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर इट. तो इसका जो एग्जाम होता है वो 2 सेक्शंस में होता है. पहला स्टेज होता है रिटन स्टेज, और रिटन स्टेज क्वालिफाई होने के बाद में आता है आपका इंटरव्यू स्टेज, है ना. इंटरव्यू स्टेज को एसएसबी राउंड भी कहते हैं. ठीक है, ओके. तो पहला जो रिटन स्टेज है उसके बारे में आज स्पेसिफिकली बात करेंगे, है ना. तो रिटन स्टेज में कुल मिला के 2 पेपर्स होते हैं. पहला पेपर होता है मैथ्स का, है ना. ये 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर है. ठीक है, 300 मार्क्स 2.5 घंटे. ओके. दूसरा पेपर होता है गैट का, जनरल एबिलिटी टेस्ट. ये 600 मार्क्स का होता है और यहाँ पर भी टाइम आपको 2.5 घंटा मिलता है. तो कुल मिला के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के आपको 900 मार्क्स का आपका पेपर होता है. राइट, 900 मार्क्स का टोटल पेपर होता है रिटन पेपर. रिटन पेपर 900 मार्क्स का होता है. अब मैथमेटिक्स में ये जो 300 मार्क्स है, इन 300 मार्क्स के लिए आपसे 120 क्वेश्चंस पूछेगा वो. दे विल आस्क यू 120 एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पर क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने आंसर इनकरेक्ट दिया है तो. तो इट्स 1/3, बेसिकली 2.53 का 1/3 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे, 300 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, और अगर गलत हुए तो -0.23. मैथमेटिक्स क्लियर है? यस सर. यस. दूसरा, अब आ जाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट. जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस होते हैं. 600 मार्क्स के लिए आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो. पर क्वेश्चन 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड नेगेटिव मार्किंग अगेन इज 1/3. 1/3 मतलब -1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज अगेन एडिंग अप टू 600 मार्क्स. तो 300 मार्क्स मेंटल एबिलिटी मैथ्स के और 600 मार्क्स जनरल एबिलिटी के, तो टोटल स्कोर हो जाएगा आपका 900 मार्क्स. और दोनों ही पेपर के लिए, मैथ्स के लिए भी 2.5 घंटा मिलेगा और गैट के लिए भी 2.5 घंटा मिलेगा. पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो ये ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर टाइप ऑफ टेस्ट है ये. ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होता ये. ठीक है, तो दीज आर 900 मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट, और आपका जो एसएसबी या इंटरव्यू राउंड होता है वो भी 900 मार्क्स का होता है. तो कुल मिला के जो एनडीए का रिजल्ट आता है वो 1800 मार्क्स में से आता है. ये समझ में आ रहा है? यस. 1800 मार्क्स में से आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि यार 1800 मार्क्स अभी तक इतना कभी देखा नहीं, और ऐसा वैसा. इतना डिफिकल्ट नहीं है, है ना. ये बताने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना कट ऑफ का भी एक अंदाजा दे देता हूँ. रिटन एग्जामिनेशन हमने कितने की देखी थी? 300 का मैथ्स और 600 का गैट. 900 में से सिर्फ आपको 350 या 360 मार्क्स लेके आना है. 900 में से सिर्फ आपको 350 या 360 मार्क्स लेके आने, और आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा. ठीक है, और टोटल जो फाइनल कट ऑफ होता है, जो कि आउट ऑफ 1800 लगता है ना, इंटरव्यू का मिला के, तो आपको 704 से 710 के ऊपर लेके आना होता है, और आप क्रैक कर लेते हैं उसको. ठीक है, तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एन एग्जामिनेशन टू क्रैक. इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने सिंसियरली मेहनत की है और प्रॉपर्ली पढ़ाई की है तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि 900 में से 350 मार्क्स इजीली निकाले जा सकते हैं. अब कैसे निकाले जा सकते हैं क्या, वो अभी देखते हैं, है ना. तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं गैट की, है ना. गैट के पेपर की अगर अपन बात करें तो ये जो पेपर है इसमें
इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला पार्ट होता है इंग्लिश का, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है जनरल नॉलेज का। इस इंग्लिश वाले पार्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है। उसके बाद में जनरल नॉलेज वाले पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस विच इज मोर ऑफ बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, वो कंबाइंड ही है ना। करंट इवेंट्स दैट इज करंट अफेयर्स, एंड दिस एड्स अप टू 600 मार्क्स, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए एक्सक्लूसिवली 200 मार्क्स आउट ऑफ 600, एक्सक्लूसिवली 200 मार्क्स किसके लिए है? इंग्लिश के लिए। बाकी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी के लिए 40, देन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस 80, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स 80, करंट इवेंट्स 40, एंड दिस एड्स अप टू 600 मार्क्स। ऑलराइट, बट देयर इज अ कैच हियर, एंड व्हाट इज द कैच? आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। यू नीड टू स्कोर 25% इन ईच सेक्शन। तो आपको इंग्लिश में कम से कम 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि 25% इन ईच सेक्शन। इंग्लिश में भी 25% मिलने चाहिए, फिजिक्स में भी 25% मिलने चाहिए, केमिस्ट्री में 25% मिलने चाहिए, जनरल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, करंट इवेंट्स में, सब में आपको 25% तो मिलने ही चाहिए। उसके बाद ही आपका ओवरऑल कट ऑफ कंसिडर किया जाएगा। ये समझ में आया क्या? यस सर। यस यस सर। मैथ्स में भी सिमिलर चीज है। मैथ्स में भी ये जो 300 मार्क्स है, इन 300 मार्क्स में भी आपको 25% सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी आपका ओवरऑल कट ऑफ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट इज द सिलेबस, तो सिलेबस का डिटेल्ड, अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है तो मैं जो आपको पीडीएफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें पेज 19 से 25 में आपको डिटेल्ड सिलेबस दिख जाएगा इसका, ठीक है। बट एक कंसोलिडेशन या एक शॉर्ट में अगर आपको बताना हो कि क्या सिलेबस है इसका, तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, एप्लीकेशन, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, इस तरह के कुल मिला के 25 से 30 टॉपिक्स आते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी 11th में हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको इस साल नहीं देना है, आपको अगले साल देना है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी से आप लोगों को इसका मैथ्स बहुत अच्छे से बिल्ड करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये जो मैथ्स है ये जेडब्ल्यू मेंस लेवल का मैथ्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं सीईटी या सीईटी से थोड़ा 10-20% ऊपर का मैथ्स है बस। जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सीईटी होता है वो लेवल का मैथ्स या उससे 10-20% ऊपर का मैथ्स होता है। जेडब्ल्यू लेवल, जेडब्ल्यू मेंस लेवल का या एडवांस लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो एकदम इजीली मैनेजेबल मैथ्स है ये, अगर आप डे 1 से थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखते हो। इंग्लिश अगेन वेरी वेरी मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस, नॉट वेरी डिफिकल्ट, विद रेगुलर प्रैक्टिस ये भी पॉसिबल है इसको मैनेज करना। जनरल नॉलेज वाला पार्ट वो ऑलरेडी हमारे यूपीएससी क्लासेस में हो ही रहा है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वो सारा हो रहा है, जो आपके सीनियर्स है उनका भी लगभग ये होता आया है, ठीक है। और जहां तक रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, बायोलॉजी के ऑलरेडी आपके क्लासेस चल रहे हैं इवनिंग में, सैटरडे संडे, तो आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इट इज बायोलॉजी कम्स अंडर जनरल साइंस, तो एनवायरनमेंट और बायो का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन। 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी नहीं है यहाँ पे। कई लोगों को लगता है कि बायोलॉजी मतलब 11th-12th का बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं। कई लोगों को लगता है केमिस्ट्री 11th-12th लेवल का करना पड़ेगा क्या? नहीं। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस पूछेगा वो आपको, एकदम टिपिकल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, एकदम प्रॉपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स के वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो आपको एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। फिजिक्स में भी एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, तो रोटेशनल डायनामिक्स रिलेटेड एकदम ऐसे टफ क्वेश्चंस, इनर्शिया निकालो, मोमेंटम मतलब सेंटर ऑफ मास निकालो, उस तरह के क्वेश्चन नहीं। जो आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो एक सैंपल मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ओके। या आई विल आंसर दैट क्वेश्चन आस्था इन अ व्हाइल, ओके, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों का दिस इज द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। पहला पेपर मैथ्स, मैथ्स का सिलेबस आपने देख लिया। दूसरा पेपर गैट, गैट में इंग्लिश का एक पार्ट और दूसरा पार्ट जनरल नॉलेज का। और मैथ्स और गैट दोनों में ही आपको सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो कुल मिला के मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, ये टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आता है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो जितने लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 2 बनेगा इस वीडियो का। तो वहां पर हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट की एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है, किस फॉर्मेट में वो आपसे पूछते हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, वो हम उसके पार्ट 2 में बात करेंगे। तो यहाँ का जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो 5 दिन तक चलता है। तो फ्रॉम हेड टू टो आपको पूरा वो स्क्रूटनी कर लेंगे आपकी पर्सनालिटी का, कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी बोली कैसी है, आपकी भाषा कैसी है, आपका नेचर किस तरह से है, आपका एटीट्यूड कैसा है, हर चीज पता कर लेंगे। और उनके पास 900 मार्क्स होते हैं इस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, राइट। तो इसमें से लगभग आपको 350-400 भी आपने स्कोर कर लिए तो यू आर इन द गेम, राइट। तो कट ऑफ्स लाइक आई सेड, दीज आर द कट ऑफ्स। आप बोलोगे सर रिजर्वेशन होता है क्या SC ST OBC? तो नहीं, देयर इज नो रिजर्वेशन, एक ही कट ऑफ लगेगा, वो कट ऑफ सबके लिए है। देयर विल बी नो सेपरेट कट ऑफ मार्क्स फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स। इज दैट क्लियर? वेदर यू आर इन और यू आर आउट, कोई रिजर्वेशन, कोई कुछ उस तरह की पॉलिसी नहीं रहेगी। ये क्लियर है? यस यस। नेक्स्ट इज बुक लिस्ट। इसकी बुक लिस्ट एट प्रेजेंट सब लोग अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे है ना। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ जो स्टूडेंट्स अभी 11th में है, आप लोगों के लिए पाथ फाइंडर, अरिहंत का जो पाथ फाइंडर है जो आपको DFC से मिलने ही वाला है, तो वो आप कलेक्ट कर लो, उसको पढ़ना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया तो दैट्स इट, यू आर डन फॉर द प्रोसेस एज ऑफ नाउ। देयर इज सम मोर बुक लिस्ट, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ओके। अब पूछो, इसमें किसी को कोई डाउट पूछना है? हाँ पूछो। सर बुक लिस्ट हमारे लिए जो अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उनके लिए भी बताता हूँ, हाँ उनके लिए भी बताता हूँ। तो 11 Okay. स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो अभी हैं उनको कुछ पूछना है इसमें अभी तक? आप लोग जब एग्जाम दोगे तो आप लोग नेक्स्ट ईयर सितंबर के आसपास ये एग्जाम दे सकते हो। आप लोग ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर सितंबर के आसपास दे सकते हो। सितंबर तक यूजुअली आपका सिलेबस होता नहीं है मैथ्स का पूरा, बट अगर आप लोगों ने थोड़े एक्स्ट्रा एंडेवर्स लिए तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक तो जरूर कर सकते हो अगले साल का सितंबर। मैं पहले 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो अगले साल सितंबर तक इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। मतलब थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो क्रैक किया जा सकता है। मैं आपको बता रहा था देवांग के बारे में, तो देवांग ने भी ये जो रिटन टेस्ट के में जो आप कट ऑफ बताया ना, रिटन एग्जामिनेशन का कट ऑफ होता है 350 और 360। देवांग ने स्कोर किया था 504। ठीक है, 504 उसका स्कोर था रिटन में। सोचो उसको इंटरव्यू में कितना कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो टोटल स्कोर आता है ना, एंड ही वाज ऑल इंडिया रैंक 106। ही वाज ऑल इंडिया रैंक 106। उसका रिटर्न में इतना अच्छा स्कोर आया, इसी वजह से ही कुड स्कोर सच अ गुड ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो रिटर्न में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटिव स्कोर होता है। ठीक है, और ये स्कोर बहुत इजीली आ सकता है मैथ्स के बलबूते पे। ठीक है, ये स्कोर बहुत इजीली आ सकता है मैथ्स के बलबूते पे। थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। उसके बाद पहले मैं 11th वालों को एड्रेस कर लेता हूँ, फिर 12th वालों पे आऊंगा, एंड फिर जो इस साल डायरेक्टली नवंबर में देने वाले हैं उन वालों पे भी आऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट देखो, सोशल का भरोसा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। सोशल में उतनी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स में उतनी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती कि कहाँ से आएगा। बट अगर आपने 2 साल थोरोली सोशल पढ़ा है, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ा है, इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा है, और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की है, तो डेफिनेटली आप सोशल में स्कोर कर पाओगे, है ना। तो डेफिनेटली कर पाओगे। इंपॉर्टेंट इसमें है मैथ्स। मैथ्स इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। जो 300 मार्क्स है मैथ्स के,
उसमें से अगर आपने 210 220 स्कोर कर लिया तब आपका गेम बहुत आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट गेम चेंजर इज मैथ्स, सेकेंड गेम चेंजर इज इंग्लिश। इंग्लिश आपके हाथ के मार्क्स है ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो अब जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपका ग्रिप बन जाएगा। जो 11th में स्टूडेंट्स हैं उनके अभी तक इंग्लिश के लेक्चर शुरू नहीं हुए, पर जब वो शुरू हो जाएंगे तब आप लोगों के लिए वो इंग्लिश के क्वेश्चंस को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है ना। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो, जो आपको पाथफाइंडर मिलने वाला है, तो उसके वजह से आपकी प्रैक्टिस और ये बहुत अच्छा चलता रहेगा एंड यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी। 300 मार्क्स का मैथ्स, 200 मार्क्स का इंग्लिश, 500 मार्क्स ये जो है, इन 500 मार्क्स में ही आपका कट ऑफ निकलना चाहिए 350 का। ये जो 500 मार्क्स है, 300 मार्क्स का इंग्लिश और 200 मार्क्स का, सॉरी 200 मार्क्स का इंग्लिश और 300 मार्क्स का मैथ्स, इसमें ही अपना कट ऑफ निकल जाना चाहिए 350 360 का। और जो भी बाकी बचे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और ये सब आपके जो सब्जेक्ट्स है वो आपका रैंक लेके आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया। तो करंटली आपके लिए जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एक बुक ठीक है वो है पाथफाइंडर। ठीक है। जब आप लोगों ने अब मैं सबकी इन जनरल बात कर रहा हूँ, जब सब लोगों ने पाथफाइंडर एक बार अच्छे से सॉल्विंग कर ली है, उसके बाद जो अपना दूसरा हथियार है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज मान लो आप मुझे कहते हो कि सर मेरा प्रोबेबिलिटी नाम का टॉपिक खत्म हो गया, तो उसी टॉपिक का अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले 14 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी टॉपिक के सॉल्व करेंगे, एनडीए के प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर में और टाइमर वगैरह लगा। इससे क्या है, इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। दूसरा, आपको एग्जामिनेशन का जो फ्लेवर है वो समझ में आएगा, है ना, कि भाई एग्जाम किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है और आप उसके डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली नवंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स नवंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट वही करूंगा कि आप पाथफाइंडर एक आपके पास रखना। यू नीड टू हैव वन पाथफाइंडर एंड करस्पॉन्डिंग टू पाथफाइंडर यू नीड टू हैव वन बुक, जो मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे कौन सी बुक लेनी है ना। एंड दैट बुक इज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। तो ये दो बुक के कॉम्बिनेशन में जो स्टूडेंट्स इस साल नवंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स और कुछ है क्या? एनी डाउट्स? जो स्टूडेंट्स 11th में हैं उनके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स कुछ पूछना है आपको? नो सर। नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं स्पेसिफिकली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्प करना चाहूंगा कि वो, क्योंकि अभी 2 ही महीने बचे हैं और स्पेसिफिकली लड़कियां जिनको अभी अभी पता चला है कि यार 2 महीने बाद एग्जाम दे सकते हैं, उन लोगों ने कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं उनको अभी एड्रेस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इफ दे वांट टू लीव दे कैन लीव, इफ दे वांट टू स्टे दे कैन स्टे, योर विश। ठीक है। द मीटिंग विल ओनली लास्ट फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स, है ना, ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं। 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया इंग्लिश और मैथ्स, ये 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देने की इच्छा रखते हो तो सबसे पहले आप ये करो कि मैं आप लोगों के साथ एक 2017 का पेपर शेयर करूंगा। 2017 का एनडीए का रिटन का मैथ्स और मैट का और गैट का पेपर शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट स्टेप आपको, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कल की कल, या अगर कल पॉसिबल नहीं है आपके शेड्यूल को देखते हुए, तो संडे को आपको 2017 का एनडीए का मैथ्स का और गैट का पेपर सॉल्व करना है, टाइमर लगा के, 2.5 घंटे का टाइमर लगा के। ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारी प्रिपरेशन तो हुई नहीं है। आई नो आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, बट ये जब आप पेपर सॉल्व करोगे, अब तक जितना भी आपने 11th में और 12th में पढ़ा है, मैथ्स में, इंग्लिश में, सोशल में, उसके हिसाब से हाउ मच आर यू एबल टू स्कोर। अगर एनडीए का पेपर इस संडे लिया जाता है 2017 का, तो आपका कितना स्कोर आएगा सबसे पहले वो देखो। आउट ऑफ 900 हाउ मच यू आर एबल टू स्कोर, वेदर यू आर एबल टू स्कोर 300, 350, 400, 450, 500। तो आपको एक अंदाजा आएगा कि आप एग्जैक्टली कहां पर हो अगर आप 2017 का पेपर सॉल्व करते हैं। नंबर 1, अगर आपको लगा कि 2017 के पेपर, हमने 900 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया और उसमें हमें हमारे 150 से कम आ रहे हैं मैथ्स और गैट,
मैट का पेपर और गैट का पेपर मिला के 900 में से आपको अगर 150 से कम आ रहे हैं, एनडीए का प्रिपरेशन के बारे में अभी मत सोचो। एनडीए के प्रिपरेशन के बारे में अभी मत सोचो। 150 से कम अगर आ रहे हैं तो अभी मत सोचो। अभी जो आप कर रहे हो उस पर ही फोकस करो। समझ में आया? जो भी आप कर रहे हो, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आप कर रहे हो उस पर अच्छे से फोकस करो। ठीक है, नंबर 1। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस अगर 150 से कम आ रहे हैं तो देखो, जरूरी नहीं है कि आप इस साल दो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी 12th में है ना, वो अगले साल भी तो दे सकते हैं ना। अगले साल का अप्रैल अटेम्प्ट दो आप अच्छे से। वो उसके लिए मैं थोड़ी देर में बाद में बोलूंगा, है ना, कि अगले साल के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कैसा कर सकते हैं। पर अगर आपको इस साल का नवंबर अटेम्प्ट देना है तो आपके पास सिर्फ 50 दिन है, और 50 दिन में आप डबल की इंप्रूवमेंट, 100% इंप्रूवमेंट, 150% इंप्रूवमेंट करना प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आपका सिलेबस अभी भी पूरा हुआ नहीं है। मैथ्स का और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आपका स्कोर 150 या 200 तक भी आता है तो भी अभी इसको साइड में रखो, नवंबर वाले अटेम्प्ट को साइड में रखो। देना जरूर है, अप्रैल में दे देना, जब आपका बोर्ड्स खत्म हो जाएगा और सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद दो। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपना पहला अटेम्प्ट होता है ना, वो बहुत ही गोल्डन अटेम्प्ट होता है। पहला अटेम्प्ट, कई लोग बोलते हैं स्क्रैच अटेम्प्ट वगैरह, वैसा कुछ नहीं। पहला अटेम्प्ट ही ऐसा धमाकेदार होना चाहिए कि उसमें यू शुड डेफिनेटली क्वालिफाई, है ना। वैसा वाला अटेम्प्ट, कोई घाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसा मत समझो, मैंने आपको एज लिमिट बता दी है ना। 2000 मतलब 19 and a half से आपकी उम्र कम अगर रही वाइल ज्वाइनिंग और वाइल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, तो आप दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं, अगर नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको लगता है कि यू आर नॉट सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड, नो वरीज, आप सॉल्विंग अभी से शुरू कर दो। बट अप्रैल अटेम्प्ट जरूर देना। अगर आप में थोड़ा सा भी इच्छा है रिटर्न टेस्ट को देने की, तो अप्रैल अटेम्प्ट जरूर देना आप लोग, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट तक आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। तब तक आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। 6 महीने मोर देन इनफ है। आपका मैथ्स हो चुका होगा, इंग्लिश ऑलरेडी हो चुका है, सोशल हो चुका होगा। 6 महीने विद प्रैक्टिस, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने ये किया तो आप लोगों का डेफिनेटली रिटर्न तो क्वालिफाई हो ही सकता है। ठीक है, दैट इज वन थिंग। तो और अगर आपके 200 के ऊपर आ रहे हैं, 200 के ऊपर आ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि आपके मैथ्स में कितने आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, सोशल में कितने आ रहे हैं। वो सेक्शन वाइज एक बार मुझे एनालिसिस भेज देना, उसके हिसाब से मैं आपको अगला प्लानर इंडिविजुअल लेवल पे बताऊंगा, जो जिनको जैसा जैसा स्कोर आ रहा है वैसा बताऊंगा। बट जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि जिसपे से आप डिसाइड कर सकते हो वेदर आई शुड अपीयर फॉर नवंबर अटेम्प्ट और नॉट, that deciding factor is attempt the paper of 2017, the link of the paper, the answer key, the official cutoff of 2017, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर। तो आप संडे को बैठ के आराम से 2.5 घंटे का पेपर दो, आपका स्कोर देखो, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट्स जिनका 200 से अच्छा आ रहा है, 200, 250 स्कोर आ रहा है, 300 स्कोर आ रहा है, 350 स्कोर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। आप लोगों को अब क्या करना होगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में कर सकते हो, पहले मैथ्स में कितने टॉपिक्स आपके हुए हैं, कितने बाकी है ना, वो एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। और उसके अकॉर्डिंग मैथ्स को थोड़ा सा हाई पेडेस्टल पे लेके, एवरीडे 2 घंटा मैथ्स, एवरीडे 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश, है ना, ये प्रायोरिटी पे लेके आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्विंग पे ही ध्यान देना है। सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग और रिविजन, इसी चीज पे ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा फोकस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। पाथफाइंडर के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लिया आपने, 20-50 क्वेश्चन ट्राई कर लिया, उसके बाद के क्वेश्चन पाथफाइंडर के नहीं भी किए तो चलता है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स इस साल नवंबर वाला अटेम्प्ट देने की इच्छा रखते हैं। 19 and a half का एज क्राइटेरिया ज्वाइन करने के लिए है। मतलब बेसिकली अगर आप 19 and a half से ज्यादा हो तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ दीदी। सर अभी आपने जो बोला कि 2017 का पेपर सॉल्व करना है, तो उसके लिए सर वो ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम वगैरह उसकी थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़ेंगी ना, बिकॉज बाकी जो चैप्टर्स है वो अभी तक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस हमें पढ़ाया ही नहीं है अभी तक। आई नो। तो मैं वही कह रहा हूँ,
ये जो आप संडे को मैं जो आपको टेस्ट देने को बोल रहा हूँ, जिनको लगता है कि हम डेफिनेटली कर सकते हैं, उन लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, संडे का आप टेस्ट दो, वो आपका स्क्रैच अटेम्प्ट वाला टेस्ट होगा, विदाउट रिविजन, विदाउट एनीथिंग, क्योंकि 50 दिन में आपको रिविजन भी करनी होगी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। तो अगर इस टेस्ट में ही अपने को 150-200 तक ही आ रहा है ना, तो हमने स्लोली अप्रोच करना चाहिए। हमने हमारा जो गोल पोस्ट है वो नवंबर से हटा के अप्रैल पे डाल देना चाहिए, अप्रैल तक, क्योंकि फिर अपने पास 6 महीने का टाइम मिलेगा। फिर 6 महीने के हिसाब से तुम प्लान बना सकते हो कि मेरा नवंबर तक टारगेट है कि जितने भी टॉपिक्स हो जाएंगे उन सबका रिवीजन कर लूँ, उन सबकी सॉल्विंग कर लूँ, फिर दिसंबर में मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा या शुरू करूंगी, व्हाटएवर इट इज। तो ये स्क्रैच अटेम्प्ट आपको एक एनालिसिस, मतलब एक मिरर दिखाएगा कि आप प्रेजेंटली कहाँ हो और अगले 50 दिनों में तुम कितने से स्कोर अपना इंप्रूव कर सकते हो, 100 मार्क्स, 150 मार्क्स, 200 मार्क्स, वो बताएगा। तो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस थिंग। ओके, रिटन टेस्ट के बाद यूजुअली आपको 2 महीने का समय मिलता है। अगर आप लोगों का रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो आपको 2 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। उन 2 महीनों में आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हो, 2 से 2.5 महीने का समय मिलता है, उसमें एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और वो प्रिपरेशन आपके लाइफ की, वो प्रिपरेशन और एसएसबी का एक्सपीरियंस आपके लाइफ का वन ऑफ मतलब द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स रहेंगे, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो यूपीएससी का जो एक तरह से अपन ने थोड़ा सा अलग अप्रोच में इसको कोर्स डिजाइन किया है ना डीएफसी में, कि भाई जहां पर हम लोग एक अनकन्वेंशनल तरीके से यूपीएससी और इन सबको अप्रोच करेंगे, जहां पे अपन नॉलेज डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ये करेंगे, टारगेट करेंगे। तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो एरियाज है ना, वो खुद जब मैं कोर्स डिजाइन कर रहा था तो मैंने भी एनडीए से इंस्पायर होकर बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, राइट। रिटन टेस्ट के बाद कब तक आता है रिजल्ट? रिटन टेस्ट के बाद 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट भले ही 1 महीने बाद आए, हमें पता जरूर चल जाता है। रिजल्ट आने के बाद आपको 2 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। तो लगभग 2.5 से 3 महीने रहते हैं आपके पास आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। और लेकिन एग्जाम होने के तुरंत बाद 2-4 दिन बाद एनडीए का आंसर की जरूर आ जाता है। तो आप आंसर की में से चेक कर सकते हो, अगर आपका स्कोर 360 या उससे ऊपर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो और आप डायरेक्टली एसएसबी की तैयारी शुरू कर सकते हो। यश और देवांग के केस में दोनों का स्कोर 500 500 के ऊपर आ रहा था, तो डायरेक्टली उन लोगों ने एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एस्पायर कर रहे हैं कि हाँ हमें लिख के देखना है, 11th वाले तो अभी बहुत ही नाइव स्टेज पे, बहुत ही शुरुआती स्टेज पे, तो अभी के लिए आप बस इंग्लिश पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, सोशल का जो चल रहा है एनसीईआरटीज वगैरह वो सब अच्छे से पढ़ो, सॉल्विंग करना शुरू कर सकते हो आपका पाथ फाइंडर वगैरह में से। 11th वाले ये सब कर सकते हैं। 12th वाले एक बार पेपर दे दो, अपनी पोजीशन कहाँ पर है वो गेज कर लो और अपनी पोजीशन के हिसाब से फिर गोल पोस्ट सेट करो कि नवंबर अटेम्प्ट देना है या अगले साल का अप्रैल अटेम्प्ट देना है। क्योंकि आप लोग जो अभी 12th में हो, नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल हो और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल हो। इनफैक्ट कई सारे 12th के स्टूडेंट्स अगले साल का सितंबर अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। ओके, एसएसबी में क्या आता है? एसएसबी में, हेलो संस्कृति, लेक्चर में हूं मैं। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, एसएसबी में क्या आता है? तो एसएसबी में एक्सटेम्पोर आता है, जैसे आपको बोला जाएगा, है ना, जो ग्रुप डिस्कशन वाले एक्टिविटीज जो हम क्लास में करते हैं कि भाई क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, है ना, इस पे ग्रुप डिस्कशन करो, पुलिस रिफॉर्म्स इस पे ग्रुप डिस्कशन करो, है ना, ब्रेन ड्रेन इन इंडिया इस पे ग्रुप डिस्कशन करो। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। एक स्टोरी राइटिंग का टॉपिक आएगा, एक्सटेम्पोर स्पीच आपको बोला जाएगा, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, इस पे एक्सटेम्पोर स्पीच दो, तो उस तरह के टॉपिक्स, ठीक है। आपका इंटरव्यू
होगा, है ना, प्रॉपर ऐसे इंटरव्यू किया जाएगा। जब हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तब और भी ज्यादा मजा आएगा। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स थे, यश और देवांग, तो 2 स्टूडेंट्स हैं, बट आप लोग के बैच में क्योंकि ज्यादा लोग हैं ना, तो और भी ज्यादा मजा आएगा, मतलब जो भी 12th में है और जो 11th में है। तो इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा, आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल टास्क भी किए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें आए हैं, ट्रैकिंग पे आए हैं, 12th वाले स्टूडेंट्स, उन्होंने थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज की है, बट अभी तक उन्होंने भी पूरा जो सेटअप है अपने माइंड में, वो अभी तक उन्होंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटीज भी आपसे पूछेंगे, है ना, करने को कहेंगे, कुछ टास्क आपको देंगे कंप्लीट करने के लिए, तो वो रहेगा एसएसबी में। 5 दिन चलता है, पर 5 दिन उन्हीं लोगों को अलाउड है जो डे 1 पे क्वालिफाई करते हैं। डे 1 पे कुछ आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, अगर आप डे 1 को क्वालिफाई करते हो तभी आप 5 दिन रुक पाओगे वहां पर, और 5th डे समझता है कि वेदर यू आर इन और वेदर यू आर आउट। हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सी, हाँ वेरी गुड, हाँ तो थैंक यू तृप्ति, तृप्ति ने याद दिला दिया। ये वाला जो अटेम्प्ट है, देखो ये वाला अटेम्प्ट एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने मैथ्स के ऊपर बहुत अच्छी खासी पकड़ रखी है। क्योंकि मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, जब एनडीए का नोटिफिकेशन अभी सडनली आया ना, अब बहुत सारे लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे सडनली एनडीए के लिए 2 महीनों में, पर जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स बहुत अच्छे से अभी तक प्रिपेयर किया है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये। क्योंकि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था, लड़कियों को और किसी को भी नहीं पता था एक्चुअली कि इस साल एनडीए की एग्जाम हो सकती है। तो जिनका मैथ्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे चल रहा है ना, क्योंकि इस बार जितनी भी सीट्स होंगी, इस बार कट ऑफ बहुत कम आएगा लड़कियों के लिए। क्या रीजन है? नंबर 1, सब लोगों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। नंबर 2, अगर पहुंच भी गई तभी भी लड़कियों के मन में ना बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं, लड़कियों के घर वालों के मन में ना बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं एनडीए को लेकर। नंबर 3, प्रिपरेशन क्या करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, ये करने समझने में ही 8-10 दिन 15 दिन निकल जाते हैं, लैक ऑफ गाइडेंस बेसिकली। नंबर 4, ये सब करने के बाद टेस्ट सेंटर्स पे जाना, टेस्ट लिखना, ये सारी चीजों के हिसाब से मतलब ये करना, परफॉर्म करना। तो इस बार लड़कियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है नवंबर वाले अटेम्प्ट में, कि आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगी, है ना। और अगर ऐसी रेस है जहां पे कंपेटिटर्स ही कम है, तो वहां पे तो इजीली गोल्ड मेडल जीता जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर कोई पर्सन क्लास 12th में है और उसका 200 से ज्यादा स्कोर आ रहा है और उसने अगले 50 दिन बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, तो इस बार लड़कियों का जो कट ऑफ आएगा, हाँ एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, लड़कों का कट ऑफ अलग आएगा, लड़कियों का कट ऑफ अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज अलग अलग है, पेपर सेम होगा पर कट ऑफ अलग अलग आएंगे। ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर, एसएसबी का इंटरव्यू फुल इंग्लिश होता है या फिर हिंदी में? बेटा इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। तो इतना आप चिंता मत करो, इतना आप चिंता मत करो, वो आपके क्वालिटी ऑफ इंग्लिश से ज्यादा ना वो आपके कैरेक्टर, पर्सनालिटी के कैरेक्टर पे देखते हैं ज्यादा। तो अगर आप थोड़ी सी ठीक ठाक इंग्लिश भी बोल लोगे ना, तो भी वो समझ लेते हैं। क्यों समझते वो मैं बताता हूँ, और कहाँ नहीं समझते वो भी मैं बताता हूँ। 12th स्टैंडर्ड में जब आप हो और जब आप एसएसबी के लिए जाते हो, तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको पता होता है कि कई सारे स्टूडेंट सेमी इंग्लिश या मराठी में मीडियम से या फिर उनके नेटिव मीडियम से आते हैं, तो दे माइट फाइंड डिफिकल्टी विद इंग्लिश, तो उस वक्त वो अकोमोडेटिव होते हैं। बट यही एसएसबी इंटरव्यूज जब आप ग्रेजुएशन के बाद में देते हो, जैसे कि सीडीएस देते हो, एफकैट का एसएसबी देते हो, सीडीएस का एसएसबी देते हो, आईएनईटी का एसएसबी देते हो, वहां पर वो आपसे टॉलरेट नहीं करते कि आपका इंग्लिश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 10th के बाद 5 साल मिले हैं इंग्लिश की इंप्रूवमेंट करने के लिए, और अगर आप तब भी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रेजुएशन वाले एसएसबी होते हैं ना, वहां पे कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाती है। आईआईटीएन अप्लाई करेंगे, है ना, आईआईटी के पास आउट जो ग्रेजुएट्स हो गए वो अप्लाई करेंगे,
कॉमर्स ग्रेजुएट्स, आर्ट्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, बीएससी वगैरह सब लोग अप्लाई करते हैं सीडीएस, एफकेट और इन सब में। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ना जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती तो इंसान हर जगह हाथ पैर मारता है ना। तो सीडीएस वाले एसएसबी थोड़े से ज्यादा, सीडीएस एफकेट वाले एसएसबी थोड़े से ज्यादा कंपेटिटिव होते हैं, ज्यादा लोग अप्लाई करने वाले होते हैं। 12th में उतने लोग अप्लाई नहीं करते क्योंकि ज्यादातर लोगों का ध्यान नीट और आईआईटी और इन सब चीजों पे ही होता है। तो दैट इज समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एसएसबी की इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी वन टाइम ही होती? नहीं नहीं, जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है और उसकी एज सिर्फ 16.5 साल है, 17 साल है, तो वो ये अटेम्प्ट भी दे सकती है, इसका अगला अटेम्प्ट भी दे सकती है, उसका अगला अटेम्प्ट भी दे सकती है ना। वो तब तक अटेम्प्ट दे सकती है। शर्त इतनी ही है कि 19.5 साल से पहले आप लोगों ने कमेंस, जो कोर्स है उसको कमेंस करना चाहिए, तो तब तक आप एनडीए के एसएसबी दे सकते हो, है ना। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? गर्ल्स के लिए लिमिटेड सीट्स कितनी होंगी ये अभी मतलब मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये गलत होगा अगर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, तो मुझे नहीं पता 100 सीट्स होंगी, 200 सीट्स होंगी, 300 सीट्स होंगी, अभी कुछ भी प्रेडिक्शंस पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकिन कुछ दिनों में आपको जरूर बता देगा कि कितनी सीट्स है लड़कियों के लिए। इतना जरूर बोल सकते हैं कि इस बार कट ऑफ जरूर कम होगा, इस बार कम होगा, अगली बार अब क्योंकि सब लड़कियों को पता चल जाएगा कि अप्रैल अटेम्प्ट तो वो डेफिनेटली दे सकते हैं, और तब तक सब लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा 12th का, तो अप्रैल वाले अटेम्प्ट में थोड़ी कंपटीशन बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू नवंबर अटेम्प्ट, पर फिर भी उतनी कंपटीशन नहीं रहेगी जितनी अगले साल के सितंबर वाले अटेम्प्ट में रहेंगी, क्योंकि अगले साल के सितंबर अटेम्प्ट में ये जो 11th की लड़कियां या लड़के हैं ना वो भी रहेंगे अगले साल के सितंबर में, है ना। व्हाट आर द फिजिकल रिक्वायरमेंट हाइट्स फॉर गर्ल्स? तो आस्था जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में बताया था, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर गर्ल्स और वैकेंसीज फॉर गर्ल्स ये अभी तक एनडीए ने यूपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किए हैं। अभी बस उन्होंने बोल दिया कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो, हम बाद में आपको बताएंगे कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है और वैकेंसीज कितनी है आपके लिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको मतलब भेजने से पहले एक वो बता दूं कि भाई ये वो आपका नोटिस है ना, ये वो नोटिस है, मैं नोटिस का पीडीएफ या जो कंप्लीट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो बता दूंगा, है ना। तो ये लिंक है, मैंने मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी शेयर कर रखे हैं इनके लिंक्स, तो आप यहाँ पर जाके देखो, यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर विमेन, तो जो मेल कैंडिडेट से गलती से भी अप्लाई मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रिक्टली रूल लिखा है, इफ अ कैंडिडेट ऑफ एनी जेंडर अदर देन फीमेल अप्लाइज then the candidate will be liable for penal action in terms of rule 7 of the rules of this examination, including debarment of 10 years from appearing at all future examinations recruitments of UPSC। तो गलती से भी लड़के जो है वो इसके लिए अप्लाई मत कर देना। और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया यूपीएससी, एक चीज ऑब्जर्व करो इसमें, इस वेबसाइट में एक चीज ऑब्जर्व करो जो कि लड़कियों के स्पेसिफिक है, सर वो पिंक पिंक कलर के का है। पिंक कलर, है ना। पिंक कलर मतलब सच माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल। आप अगर यूपीएससी का नॉर्मल होम पेज देखोगे ना, इट्स नॉट पिंक। मुझे पहले क्या लगा जब मैंने पहले वेबसाइट ओपन की ना, आई थॉट दिस इज सम काइंड ऑफ अ फ्रॉड, मतलब किसी ने फेक वेबसाइट बनाई है। आई हैड टू एक्चुअली गो टू द मेन वेबसाइट, देन कम ऑन दिस लिंक एंड टू सी, एंड देन फॉर आफ्टर अ व्हाइल आई रियलाइज्ड कि हाँ ये पिंक कलर इसलिए दिया है बिकॉज दिस इज ओनली फॉर विमेन कैंडिडेट्स, है ना। ओके ठीक है, तो आप इस लिंक पे से जा सकते हो। अब मैं आपके साथ कुछ लिंक शेयर करता हूँ। पहली लिंक है यूपीएससी का जो पीडीएफ है उसकी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारे डिटेल्स है। दूसरी लिंक है गूगल ड्राइव की, उस गूगल ड्राइव पे आप लोगों को 2017 का पेपर मिल जाएगा, गैट का भी, मैथ्स का भी, उनके आंसर कीज भी मिल जाएंगे, और उस साल का कट ऑफ भी मिल जाएगा आपको। तो अगर कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नवंबर अटेम्प्ट के लिए ट्राई करें तो उनके लिए ये रिसोर्सेस हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं चैट सेक्शन में वो सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो दोनों लिंक्स। जस्ट अ मोमेंट। तब तक और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं।
सर हाँ, सर जो एनडीए देकर आते हैं और जो सीडीएस देकर आते हैं उनमें डिफरेंस होता है कुछ, मतलब सर्विस ईयर्स या फिर यस प्रमोशंस? यस यस, सर्विस ईयर्स में फर्क होता है। एक सेकेंड ना, ये जो लिंक मैंने आपको भेजी है ये गूगल ड्राइव की लिंक है, और एक कौन सी लिंक मेरे को आपको भेजनी है, हाँ पीडीएफ की लिंक भेजनी है ना। अच्छा एक काम करता हूँ, इसी लिंक पे आप चले जाना, थोड़ी देर में वो पीडीएफ भी इसी ड्राइव पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जो नोटिफिकेशन का पीरियड है, जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो अंजलि तुम पूछ रही थी सीडीएस के बाद जो लोग जाते हैं एकेडमी में और यहाँ से जाते हैं, तो यस फर्क होता है। उनकी उतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग नहीं होती जितनी एनडीए वालों की ट्रेनिंग होती है। एनडीए वालों की ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव होती है, इनका रीडिंग इनका रिसर्च बहुत एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, तो और ये लोग सीनियर्स हो जाते हैं बिकॉज ये इन लोगों ने ज्वाइनिंग पहले की होती है, तो दैट इज द डिफरेंस। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? क्या डर लग रहा है सर क्या एनडीए से? हाँ सर जो यूजुअली कैप्टन होते हैं फिर वो एनडीए के ही होते हैं क्या? हाँ, यूजुअली मतलब प्रमोशन वगैरह के यहाँ से मतलब सीडीएस एफकैट के बाद भी जा सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर सर्विस सीनियोरिटी एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। दोनों को देख के, मेरिट और सीनियोरिटी दोनों को देख के वो आपको ये करते हैं, प्रमोट करते हैं। अच्छा सर। ओके, क्या टेंशन ले रहे हैं, क्या एनडीए का डर लग रहा है क्या? अच्छा, अरे मैथ्स का ज्यादा टेंशन मत लो। अगेन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैथ्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और मैथ्स आप इसको मैनेजेबल है, मतलब सीईटी लेवल से थोड़ा सा 10-20% ऊपर, बस दैट्स इट। इतना ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। एनसीसी की कुछ हेल्प होती है क्या? हाँ बिल्कुल, एनसीसी की हेल्प होती है। एनसीसी में एक सी सर्टिफिकेट आता है, एनसीसी में एक सी सर्टिफिकेट आता है। अगर आप वो सी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आपको डायरेक्टली आप एसएसबी दे सकते हो, डायरेक्टली आप एसएसबी दे सकते हो। तो कई सारे स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन में, है ना, जब वो 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद अपना बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर सकते हैं, और सी सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होने के बाद में आप डायरेक्टली बिना सीडीएस और एफकैट की रिटन टेस्ट दिए एसएसबी में जा सकते हैं। ठीक है, बट एसएसबी जरूर देना पड़ेगा, एसएसबी जरूर देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, एनडीए में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। ठीक है, एनडीए में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। नंबर 3, सीडीएस और एफकैट उतनी डिफिकल्ट एग्जाम्स नहीं होती हैं जितनी एनडीए डिफिकल्ट है ना। सीडीएस एफकैट बहुत सिंपल एग्जाम्स होती है। इनफैक्ट हाँ, मतलब 12th वालों को पता है कि कई बार यूपीएससी के पेपर्स में जब क्वेश्चंस अपन डालते हैं ना, तो वो सीडीएस में के ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप 11th या 12th लेवल पे भी सॉल्व कर पाते हैं। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्स नहीं होती है एफकैट सीडीएस, तो ये है इजी एग्जाम्स। सर हाँ, 11th में से कितना परसेंट क्वेश्चंस आते सर? 11th और 12th ऐसा उनका सेग्रीगेटेड नहीं है, 11th में से इतना परसेंट आएगा, 12th में से इतना परसेंट आएगा। पर कुछ कुछ टॉपिक्स में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कैलकुलस में से बहुत मेजर चंक जो आता है वो कैलकुलस में से आता है। कैलकुलस आप क्लास 12th में पढ़ते हो। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटिस्टिक्स से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से वेटेज बहुत ज्यादा है, ये कुछ एरियाज है जहाँ जहाँ का वेटेज काफी अच्छा है। तो ऐसा वो डिस्टिंग्विश नहीं करता 11th और 12th। और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कोई टेंशन लेने जैसा नहीं है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है वो, ज्यादा आपको टेक्निकल फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछेगा जैसा आपको सीईटी या जेई जेडब्ल्यू मेंस में पूछते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर है ना।
एक बार पेपर तो सॉल्व करके देखो। जो लोग 11th में है आप प्रिपरेशन को एंजॉय करो, जो 12th में है वो पेपर को एंजॉय करो, ठीक है। हाँ तृप्ति। सर वो स्पेसिफिक चैप्टर वाइज मार्क्स भी देते हैं क्या उधर से, मतलब डिक्लेयर भी करते हैं क्या? नहीं, स्पेसिफिक पेपर वाइज मार्क्स ऐसा नहीं करते कि कैलकुलस में से 50-60 मार्क्स का पूछेंगे या ट्रिग्नोमेट्री में से 20-30 मार्क्स का पूछेंगे, वैसा नहीं करेंगे, है ना। तो वो उनके हिसाब से होता है, उनकी मर्जी होती है। सर जो फाइनल इनका जो पेपर होता है रिटर्न, तो वो 5 घंटा एकदम एक स्लॉट में रहता है? हाँ गुड क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं होता कि 5 घंटा एक स्लॉट में है, आपको 2.5 घंटे का एक स्लॉट मिलेगा, बीच में ब्रेक मिलेगा, उसके बाद में 2.5 घंटे का एक स्लॉट होगा। तो ओके। हाँ दोनों के बीच में आपको सर ऐसे कुछ फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहते हैं कि इसमें, लाइक एज इज द यूपीएससी? ओनली क्राइटेरिया। एज इज द ओनली क्राइटेरिया। जब तक आपकी एज 19.5 साल के जब तक नहीं हो जाते तब तक आप दे सकते हो। ओके सर। तो जो बच्चे, जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स ने एकदम जल्दी स्कूल में डाला होगा ना, उन लोगों का बहुत बेनिफिट होता है। और नॉर्थ इंडिया में एक्चुअल में ऐसा होता है। नॉर्थ इंडिया में क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स का कॉन्शियसनेस वहां पे ज्यादा है ना लोगों में, वहां के पेरेंट्स प्राइवेट सर्विस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते जितने गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि यूपीएससी है ना, और बाकी सब डिफेंस एग्जाम्स। तो वहां पर के जो बच्चे होते हैं वो लोग अपने फोर्थ मतलब जब वो 4 साल के होते हैं तभी वो फर्स्ट में होते हैं, है ना। 14 साल की उम्र में ही उनका 10th खत्म हो जाएगा, है ना। 16 साल की उम्र में 12th खत्म हो जाएगा, फिर मस्त बैठ के आराम से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा ऑब्जर्व किया है मैंने कि कई सारे स्टूडेंट्स की एज जो है कम होती है। ओके चलो ठीक है। यस यस सर। यस सर। तो आई होप द जोश इज हाई, है ना। यस सर। तो हाई रखो। सर Yes, सर और sir. एक डाउट। हाँ बोलो। सर अब ये जो, मतलब मैं कंप्लेंट नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि आपने 2017 का पेपर दे दिया सॉल्व करने, उसमें करंट अफेयर्स रह गए 2017 के, तब तो हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे। आई नो इसीलिए तो मैं 2017 का दे रहा हूँ। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में तुम कितना स्कोर कर सकते हो, मुझे यही देखना है। जब आपने करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़े हैं उस साल के, और इसीलिए मैंने 2018 का नहीं दिया, 19 का नहीं दिया। तो वो वही अपने को देखना है कि वर्स्ट से वर्स्ट पेपर आया तो आप कितना स्कोर कर सकते हो, तो अपने को वो देखना है। और 900 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स नहीं भी आए तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके तो चलेगा, हम लोग करते हैं फिर इसको, है ना। आप लोग पॉजिटिवली ट्राई करो। अगर नवंबर 2021 नहीं भी होता है ना, अप्रैल 2022 के लिए ट्राई करना, है ना। पर ट्राई जरूर करना, अपना मैथ स्ट्रांग रखो। सोशल आप लोग कर ही रहे हो, उसकी सॉल्विंग थोड़ी बहुत करते रहोगे, इस बहाने यूपीएससी की भी सॉल्विंग हो जाएगी सोशल के लिए। और आप अभी फिलहाल पाथ फाइंडर को अप्रोच कर सकते हो। जैसे ही आप लोग का पाथ फाइंडर एक लेवल पे आ जाएगा, मैं और जो दूसरी बुक लिस्ट है वो भी आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन फिर ऑन ट्रैक रहेगी। हाँ वैभव। सर जैसे कि आपने बोला कि आर्म फोर्स के मतलब साइंस लेना जरूरी नहीं है, तो वो गैट का पेपर कैसे देंगे सर? हाँ वही तो एक्चुअली ये है। देखो कई सारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल आता है कि सर हम एनडीए दे सकते हैं क्या। वो एनडीए जरूर दे सकते हैं, अगर उनको आर्मी में जाना है तो। बट उनको मैथ्स 11th 12th लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही उन्होंने 11th 12th में आर्ट्स स्ट्रीम ली है तो। आया समझ में? अगर 11th 12th में किसी लड़के ने या किसी लड़की ने आर्ट्स स्ट्रीम ली है या कॉमर्स स्ट्रीम ली है, इवन इन दैट सिचुएशन आपको मैथ्स क्वालिफाई करने के लिए या मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको 11th और 12th का मैथ्स करना ही पड़ेगा एनडीए के लिए। तो वो एक कैच है ही। ठीक है। यस सर। ओके चलो फिर आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। थोड़ा सा काम वाम शुरू कर दे। और आप में से कोई अगर लोग मैं एक ऐसी छोटी सी बात बोलने वाला हूँ। मैं आप लोग यूपीएससी के जो 12th के ग्रुप पे भी अनाउंसमेंट डालूंगा। 11th वालों को तो मैंने क्लास में कहा भी कि अभी ये 2-3 दिन आपके डीएफसी को छुट्टी है, तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट्स है जिनका बैकलॉग सारे कंप्लीट है,
ज्यादा वर्कलोड नहीं है, काम का ज्यादा प्रेशर नहीं है, और आपको अगर थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स कुछ आता है तो आप प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे को एक छोटा सा अपन कुछ इनिशिएटिव करके देखते हैं, है ना, जिसके थ्रू हम विमेन सेफ्टी के टुवर्ड्स कुछ करना चाह रहे हैं, है ना। तो आप मेरे को मैसेज करो, उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, सर वो ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है? फिलहाल तो अपन उसको ऑनलाइन ही करेंगे, है ना, फिलहाल ऑनलाइन करेंगे, बट सूनर, है ना, ऐसा लग रहा है, बस एक इंटरेस्टेड, है ना, आई एम इंटरेस्टेड करके ऐसे कुछ मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पे, तो मुझे पता रहेगा कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड है और कितने लोग खाली है, हाँ, कितने लोग वेले है। बेसिकली संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो 3 दिन डीएफसी को छुट्टी है ना, तो जो जितने भी वेले लोग हैं, जिनको ज्यादा पढ़ाई का टेंशन नहीं है और कुछ नहीं है, तो वो लोग मुझे मैसेज करो, फिर अपन कुछ तो एक्टिविटी करते हैं, है ना। ओके, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन अक्टूबर वगैरह में मोस्ट प्रोबेबली, अगर ये वायरल जो चल रहा है, चिकनगुनिया और डेंगू वगैरह जो चल रहा है, अगर वो थोड़ा सा सबस्यूम हो जाता है, तो उसके बाद में हम ऑफलाइन भी शुरू कर सकते हैं, राइट। ओके देन, है ना, आप लोगों के पेरेंट्स, है ना, उनको यकीन नहीं होगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो उनको इतनी खुशी वाला सरप्राइज मत दो, है ना। लेक्चर और ये मीटिंग को एंड करते हैं और जाके सोते हैं। चलो बाय। बाय। Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir.